अमेरिका के एक छोटे से गांव के पुराने जर्जर हो चुके चर्च में जीसस की मूर्ति के सामने खड़े होकर एक शख्स फूट फूट कर रो रहा था। थक गया हूं मैं। क्यों गॉड, क्यों हर बार मेरे साथ यही होता है? मेरा सारा पैसा डूब गया, घर, जमीन, बिजनेस, कुछ नहीं बचा। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। आखिरी बार तुम्हें बताने आया था। इट्स नॉट मी, इट्स यू हु फेल्ड। यू फेल्ड एज गॉड। रोते हुए उस व्यक्ति ने चाकू निकाला और आंखें बंद करके उस चाकू को अपनी कलाई पर रख लिया। अचानक ही एक आवाज उसके कानों में गूंजी। जो इच्छा गॉड नहीं पूरी कर सकता, उसे पूरा करने की शक्ति डेविल में होती है। अगर तुम वाकई जीना चाहते हो तो तुम्हें अब शैतान की शरण में जाना होगा। क्या वाकई इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सके? बिल्कुल, उस शक्ति का नाम है मोलक। तुम्हें पहले उसके लिए कुछ करना होगा। अपनी श्रद्धा उसके प्रति साबित करनी होगी, तभी वो तुम्हें अपनी शरण में लेगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बताओ क्या करना होगा? एड्रेनोक्रोम समझते हो? एड्रेनोक्रोम जिसे लोग एक केमिकल समझते हैं, वास्तव में वो मोलक तक जाने का दरवाजा खोलता है। तुम बस वही करो जो मैं कहता हूं। एप्स्टाइन को अंदाजा हो गया था कि प्रोफेसर उसे किस अंधेरे की तरफ भेज रहा है, लेकिन इस पल उसके भीतर से अच्छाई खत्म हो चुकी थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और वहीं से शुरुआत हुई एक अंधेरी काली दुनिया की, जिसने एक डरावनी सच्चाई को जन्म दिया। एक सप्ताह के बाद उसी वीरान जर्जर चर्च में एप्स्टाइन एक विशालकाय डरावनी मूर्ति के सामने खड़ा हुआ था। इस मूर्ति का सर किसी भैंसे के समान था, पेट में आग की जलती भट्टी थी और पैर किसी इंसान की तरह थे। बड़ी बड़ी खोखली आंखें जिनसे आग की लपटें बाहर निकल रही थी। चारों ओर एक अजीब सी खून जमाती ठंडक थी और वहीं पर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा जंजीरों में जकड़ा हुआ कुर्सी पर बैठा हुआ था। मिल गया मेरा पहला शिकार। अब मैं इसे इतना टॉर्चर करूंगा कि शैतान को उसका भोग मिल जाए और मुझे ताकत। जेफरी की बात सुनकर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। जेफरी बच्चे के मुंह को कपड़े से बंद कर देता है ताकि उसकी आवाज किसी को सुनाई ना दे। काफी देर तक बच्चे को टॉर्चर करने के बाद उसने उस मासूम की बलि देकर उसका खून एक गिलास में भरकर शैतान के सामने रख दिया था। यही है मेरी सफलता की सीढ़ी। उसने खून की कुछ बूंदें शैतान को समर्पित किए और बाकी खून को किसी पिशाच की तरह पीने लगा। उसकी आंखों में उतर चुका वहशीपन देखकर लगता था वो इंसान ही ना रहा हो। अचानक सामने खड़ी मूर्ति के पेट में आग धधक उठती है और उसी के साथ जेफरी के नसों में उभार दिखाई देना शुरू हो जाता है। बलि स्वीकार मेरे मालिक, मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी बना। मुझे हर हाल में वो डील चाहिए। इतना कहते हुए वो दर्द से चीख उठता है और जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर के बाद सामान्य होने पर उसने चर्च का दरवाजा बंद किया और वहां से बाहर निकल गया। आज उसकी एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। बिना किसी दिक्कत के डील क्रैक हो गई थी। हर असफलता सफलता में बदलती जा रही थी और मात्र एक ही साल में वो एक बर्बाद इंसान से अमेरिका का सफल व्यापारी बन गया था। आज बड़े बड़े व्यापारी, नेता, अभिनेता उसके मित्र बन चुके थे और वो हर गुजरते दिन के साथ सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहा था। पुरानी चर्च में मोलक देव की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करना आसान नहीं था, इसलिए उसने एक द्वीप पर अपना प्राइवेट ठिकाना बनाया। धीरे धीरे दुनिया के ताकतवर लोग उसके द्वीप पर आने लगे। ये वो लोग थे जो सफलता चाहते थे,
चुनाव जीतना चाहते थे, बड़ी डील चाहते थे, या सदा जवान रहना चाहते थे। भीतर से खाली हो चुके इन लोगों के लिए कुछ भी उचित अनुचित नहीं था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्हें ना समाज की चिंता थी, ना कानून का डर। शैतान को प्रसन्न करने के लिए जेफरी ने एक अंडरग्राउंड रूम बनवाया था। यह कमरा जितना रहस्यमय था, उतना ही डरावना भी था। उस कमरे के दीवारों पर खून के धब्बे और आग के धुएं के पुराने निशान दिखाई दे रहे थे। हॉल के बीचों बीच रखी थी मोलक की डरावनी प्रतिमा, और सामने ही एक बड़े अग्निकुंड में आग जल रही थी। चारों ओर दीवारों पर डरावनी आकृतियां और मंत्र गुदे नजर आ रहे थे। दरवाजे खुलने के बाद भी एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी उस कमरे से। ऊपर छत से झूमर की तरह एक दुल्हन की मूर्ति बांध कर लटकाई गई थी। कुल मिलाकर वो कमरा इतना भयानक था कि वहां जाकर किसी भी सामान्य इंसान के पांव कांप जाए। लेकिन जेफरी के न्योते पर वहां आने वाले वे लोग कोई सामान्य इंसान नहीं थे। अपनी उम्र और ताकत को बढ़ाने के लिए वो बार बार इस कमरे में आकर वो अमानवीय कृत्य करने को तैयार हो जाते थे, जिसके बारे में सोच कर ही रूह कांप जाए। आज अमावस्या का दिन था। जेफरी के आइलैंड पर जोरदार पार्टी का आयोजन हुआ था, और उसी पार्टी में आए थे कुछ खास मेहमान, जो वास्तव में यहां किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि शैतान को खुश करने के लिए आए थे। जेफरी, बच्चे तैयार है ना आज रात के लिए? हाँ, लेकिन तुम अपने बेटे को लेकर क्यों आए हो? ये बच्चों के आने की जगह नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी तरह मेरा बेटा भी दुनिया पर राज करे, और इसीलिए आज रात की बलि इसके हाथ से ही होगी। ये बच्चा है, ये वो सब कर पाएगा? इसे करना होगा। मैं इसकी मदद करूंगा। इसे भी समझना होगा कि इन बच्चों का दर्द ही हमारी ताकत है। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो उस बच्चे को, उसे दर्द हो रहा होगा, कितना छटपटा रहा है वो। बेटा, आज इसका हर दर्द खत्म होने वाला है। ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये समझो, तुम्हारी सफलता के लिए खुद की कुर्बानी दे रहा है ये। आज तुझे अपने हाथों से इसकी बलि देनी होगी। फिर इसका ये हाई एड्रेनलिन वाला खून पीकर तुझे शैतान को खुद को समर्पित करना होगा। छी, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं सबको बता दूंगा आप लोग ये क्या कर रहे हो। ये चाकू नीचे रखो। ओके, तो तुम सबको बताओगे? किसे बताओगे? ये देखो तस्वीर। सारे पावरफुल लोग मेरे आइलैंड पर ही आए हुए हैं। जाओ, जो करना है करो, लेकिन याद रखो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है। तुम्हारे डैड भी बचने वाले नहीं हैं। अपने 8 साल के बेटे के हाथ से एक मासूम की बलि दिलवाकर एड्रियन ने उसके हाथ भी खून से रंग दिए थे। ना चाहते हुए भी कांपते हाथों से हेनरी ने रोते हुए चाकू पकड़ा, और उसके पिता ने उसके हाथों से एक मासूम को कुर्बान करवा दिया। ताकतवर होने का नशा किसी जहर की तरह उसकी नसों में दौड़ रहा था। जेफरी के आइलैंड पर होने वाली पार्टियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, और उसी के साथ जहर अब अपना असर दिखाने लगा था। हेनरी, आज अमावस्या की रात है। आज वीआईपी गेस्ट भी आने वाले हैं। तुम्हारी बात हुई है ना? बच्चे कब तक आ जाएंगे? हाँ, बात हो गई है। इस बार बच्चे नहीं, सिर्फ लड़कियां चाहिए, वो भी छोटी उम्र की। वीआईपी की डिमांड है कि बलि से पहले वो लड़कियों के साथ। लेकिन इतनी सारी लड़कियां अचानक कैसे मिलेंगी? पैसा डबल कर दिया है, एजेंट सब संभाल लेगा, डोंट वरी। रात घेर आई थी। जेफरी ने एक के बाद एक महंगी शराब के पैक खींचे और फिर अग्निकुंड के आगे बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। लड़कियां अभी तक नहीं आई थीं, लेकिन जेफरी पूरी तरह बेफिक्र था। पैसे और ताकत के घमंड ने उसे अंधा बना दिया था, लेकिन उसकी प्रेमिका आने वाले खतरे को भांप चुकी थी। अचानक ही उसके फोन की घंटी बजती है। बुरी खबर है मैडम, हमारा बच्चियों से भरा ट्रक पुलिस के हाथ लग गया है। मेरे 2 आदमी और सारी लड़कियां पुलिस के कब्जे में हैं। आज का पार्सल नहीं आ पाएगा। ये क्या बोल रहे हो? मैं पैसा बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तुम कैसे भी करके लड़कियां भेजो। पहले 6 महीने में एक बार आपकी डिमांड आती थी,
लेकिन अभी हर महीने आपको बच्चे चाहिए होते हैं। अचानक इतने बच्चों के गायब होने के कारण पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है। अभी आप पैसा चाहे जितना भी दो, आपका काम नहीं हो पाएगा। एजेंट ने बच्चे भेजने से मना कर दिया था, लेकिन उधर जेफरी लगातार कुंड के आगे बैठकर मंत्रोच्चारण करके शैतान को जागृत कर रहा था। जेफरी, आज विधि नहीं हो सकती। तुम्हें ये तंत्र अभी रोकना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? अनर्थ हो जाएगा। जेफरी कुछ कह पाता उससे पहले ही मोलक की मूर्ति के पेट में बनी भट्टी में तेज आग जलने लगती है और उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगती हैं। शैतान जागृत हो चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। तुम फिर से ट्राई करो। वो एजेंट ऐसे अचानक पीछे नहीं हट सकता। पैसा सब कुछ खरीद सकता है। घड़ी के कांटे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उसी के साथ वहां का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। हॉल में बढ़ती ठंड और कम होते ऑक्सीजन के स्तर के कारण जेफरी की प्रेमिका को सांस नहीं आ रही थी। मैं बाहर हूँ, फोन ट्राई करती हूँ। फिलहाल गेस्ट को मैंने आने से मना कर दिया है। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट शेष थे। जेफरी कमरे में अकेला था। तभी उसे अपने सामने एक आकृति नजर आती है जो बिल्कुल मोलक जैसी नजर आ रही थी। वो परछाई आकर जेफरी के भीतर समा जाती है और उसी के साथ जेफरी की आंखें किसी डरावने पिशाच की तरह दिखाई देने लगती है। उसका शरीर आकार में फैलता जा रहा था, जिससे उसके सारे कपड़े फटकर उसके शरीर से अलग हो गए थे। तभी पास रखा बलि का चाकू उठाकर उसने अपने ही शरीर को काटना शुरू कर दिया। जेफरी को असहाय पीड़ा हो रही थी और उसकी चीखें बाहर घिसलेन को भी सुनाई दे रही थी। लेकिन हॉल में आने का लोहे का दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया था। अपने ही हाथों से जेफरी ने पहले अपनी आंखें निकाली और फिर एक एक करके अपने शरीर की नसों को काटने लगा। पहले कलाई, फिर गर्दन और अंत में उसने अपने ही सीने पर चाकू से लगातार वार किए और शरीर से बहते खून को अपनी ही हथेली से समेटकर अपने मुंह से लगा लिया। कुछ ही देर में बुरी तरह से कटे फटे शरीर के साथ जेफरी जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था और उसके जिस्म के कतरा कतरा खून से वो हॉल नहा गया था। बाहर से घिसलेन लगातार दरवाजा खुलवाने के लिए उसे धकेल रही थी। अचानक दरवाजा खुला और जैसे ही घिसलेन ने अंदर कदम रखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। जेफरी किसी फटे हुए कागज की तरह छत बिछत वहां पड़ा था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे पहचान पाना भी संभव नहीं था। जेफरी की ऐसी हालत देख वो बदहवास वहां से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। उस रात के बाद घिसलेन की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वो आज पागल खाने में अपने जीवन के बचे हुए दिन गुजार रही है और जेफरी को उसके समय ने उसके किए का फल दे दिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस दर्द और मौत को देखना उसका शौक है, वही उसके अंत का भी कारण बनेगा। उस रात के बाद कभी शैतान मोलक ने कोई बलि नहीं ली। शायद एक नरभक्षी शैतान जेफरी का खून पीकर शैतान मोलक की भूख सदा के लिए शांत हो गई थी।